बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सुबह और मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। एक बार फिर आपकी सुबह को बाखबर बनाना है और सबसे पहले बात करनी है न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट के बारे में। नाज़रीन, न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट जारी है जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब ने जाना था लेकिन वो नहीं गए क्योंकि लाहौर में ब्लास्ट हुए। लाहौर के सानिए के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो इस समिट में नहीं जाएंगे। तारिक फातिमी साहब पाकिस्तान को वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट के अंदर इंतहाई अहमियत की हामिल बातें हुई, बिलखुसूस पाकिस्तान और भारत के हवाले से। अमेरिका का ये कहना है कि पाकिस्तान और भारत जौहरी तंसीबात की हिफाजत के लिए बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान के टैक्टिकल मिसाइल्स भी, टैक्टिकल वेपनरी भी डिस्कशन में आई। कैसे आई उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवा दूं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। उनके साथ तशरीफ फरमा है तनवीर शहजाद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। दोनों से बात करेंगे, लेकिन भारत का ये कहना है कि अमेरिका का ये कहना है कि भारत के खिलाफ जो टैक्टिकल मिसाइल्स बनाए हैं पाकिस्तान ने, ऐसे मिसाइल्स होना या ऐसे वेपन बनाना एक ख्वाहिश पैदा कर देते हैं कि ऐसे जो तमाम वेपन्स हैं वो इस्तेमाल किए जाएं। और अमेरिका ये कहता है तनवीर साहब कि हमारे अपने एक्सपीरियंस से हमें तो ये कह रहे हैं ख्वाहिश पैदा करते हैं। अमेरिका ने तो खुद न्यूक्लियर जो बॉम्ब है वो इस्तेमाल किया हुआ है, तो ऐसा मुल्क कहता हुआ अच्छा नहीं लगता। देखिए, बात यह है कि ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर एटमी हथियारों को कंट्रोल करना है तो पहल जो है वो बड़े मुल्कों को करनी होगी, उनको मिसाल कायम करनी होगी। अच्छी बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की एक करारदाद में जिसमें एटमी हथियारों को कंट्रोल करने की बात की गई है, दुनिया के 102 मुल्कों ने उसकी तौसीक कर दी है और अनकरीब उसके ऊपर एक बेहतर डेवलपमेंट सामने आने वाली है। ये जो इजलास था ये दुनिया के उन मुल्कों के सरबराहों का था जिनके पास एटमी ताकत है, और ये इस इजलास का मकसद ये था कि एटमी हथियारों को किस तरह तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। आपने बिल्कुल ये दुरुस्त बजा फरमाया कि ये जो छोटे हथियार हैं इनके हवाले से भी बातचीत सामने आई। बात यह है कि पाकिस्तान ने वहाँ जो पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया है कि 40 साल पुराना पाकिस्तान का एक एटमी प्रोग्राम है और कभी इसमें बेहतियाती नहीं हुई। इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से इतने मौसर इंतजाम हैं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट सेंटर और न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन सेंटर 24 घंटे काम कर रहे हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक और भारत से बेहतर है। भारत में तो भोपाल का वाकया देखा, दूसरे वाकया देखे हैं। 2-3 चीज़ें हैं वो कहते हैं। एक जो अहम बात इस कॉन्फ्रेंस में सामने आई वो ये आई है कि देखिए, दाइश के हवाले से खदशात का इजहार किया गया कि एटमी हथियार उनके हाथों में ना लग जाएं। मैंने खुद ऐसे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं जिसके अंदर इस बात का खदशा जाहिर किया गया था कि ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं कहीं एटमी हथियार इस्तेमाल न कर लें। लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि तमाम ममालिक दयानतदारी के साथ अपनी इंटेलिजेंस शेयर करें जो इंफॉर्मेशन एटमी हथियारों के हवाले से है। इंटेलिजेंस शेयर करने का मतलब ये है कि इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन शेयर करें, इंटेलिजेंस के एजेंट ना भेजने हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह भारत भेजता रहता है। वो इंटेलिजेंस शेयरिंग हमें नहीं चाहिए। न्यूक्लियर मामलात के ऊपर अगर एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन किसी के पास है तो दी जाए, तो वो दूसरों के साथ शेयर करके आप इस खतरे पे काबू पा सकते हैं। लेकिन अमेरिका का ये कहना कि कहीं दहशतगर्दों के हाथ ना लग जाए, बहुत ज्यादा खदशात हैं, खतरात हैं, तो फिर तो हम भी कह सकते हैं जी आपके यहाँ भी तो इतने दहशतगर्द हैं, आपके यहाँ भी तो इतने मसले हैं, आपके यहाँ भी गन कंट्रोल का इशू है, आप भी अपने हथियार जो है ख़त्म कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये हमें समझनी चाहिए कि रशिया के प्रेसिडेंट जो पुतिन हैं वो ये समिट अटेंड नहीं करेंगे। एक किस्म का उन्होंने बॉयकॉट किया है, तो लिहाजा इस समिट के नतीजे में कोई इतना बड़ा एग्रीमेंट सामने अब नहीं आ सकता जिसमें जो ओबामा साहब चाहते हैं कि उनके जाने से पहले समिट में कोई ऐसा फैसला हो जाए कि ग्लोबल लेवल के ऊपर जो बड़ी ताकतें हैं वो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल जो है, स्टॉक पाइल जो है उसको कम करें। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है और आई एम वेरी हैप्पी कि अच्छा फैसला था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। फातमी साहब तो है जो मेन समिट में है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब जो हैं वो भी गए हुए वाशिंगटन और वो भी वहाँ पे थिंक टैंक को एड्रेस किया है। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग भी वहाँ पे की है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के तमाम एस्पेक्ट, सेफ्टी, सिक्योरिटी, नॉन प्रोलिफरेशन और ये तमाम ऐसे, और ये बताना कि ना हर चीज़ जो है वो नेशनल कमांड अथॉरिटी जो है सब उनके प्रीव्यू में वही कंट्रोल करते हैं, चाहे वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हो, वो बड़े न्यूक्लियर वेपन हो या लो यील्ड या टैक्टिकल लेवल के न्यूक्लियर वेपन। टैक्टिकल की बात करती फारूक साहब, हमने टैक्टिकल मिसाइल्स बड़े चुभ रहे हैं, भारत को भी चुभ रहे हैं, अमेरिका को भी चुभ रहे हैं। लेकिन जो मेन मसला है, जो अमेरिकन का जो फोकस है, जो इंडियंस का फोकस है, वो ये चाह रहे कि पाकिस्तान अपना, वो ये नहीं कह रहे कि आप अपना प्रोग्राम रोल बैक करें, वो सेफ्टी और सिक्योरिटी पे भी वो तकरीबन मुतमईन है कि हाँ, कई दफ़ा स्टेटमेंट आई है
इस महीने में 2 मरतबा उनके अपने स्पोक्समैन की कि हम सेटिस्फाइड हैं कि पाकिस्तान में बड़े अच्छे इकदाम हैं इनके सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ द न्यूक्लियर वेपन। वो ये चाहते हैं कि आपका न्यूक्लियर वेपन आर्सेनल स्टॉकपाइल को आप कम करें, खासकर जो छोटे वेपन। अच्छा, मुझे तो एक बात की समझ नहीं आ रही, बड़े आराम से उन्होंने कह दिया कि जब इस तरह के हथियार होते हैं तो ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि जी वो इस्तेमाल किए जाएं। तो हम लोगों ने क्या हथियार जो है दिखाने के लिए किए, जब जरूरत होगी तो इस्तेमाल ही करेंगे तनवीर साहब? ये तो बहुत नामुनासिब बात है, बहुत नामुनासिब बात है। अगर किसी ने जापान के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी के इलाकों में तबाही देखी है, एटम बम की जंग का मतलब क्या है, नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, सोचना भी नहीं चाहिए कि कभी इस्तेमाल करेंगे, इसका तस्वर नहीं होना चाहिए। देखिए उन्होंने कहा है, अमेरिका ने कहा है कि सर्द जंग के दिनों में हमारे पास हथियार थे और हमारा ये एक्सपीरियंस है कि जब कशीदगी चल रही हो तो ये इन हथियारों को इस्तेमाल करने की ख्वाहिश होती है और ये कहीं दुनिया की तबाही का बायस समझ है। लेकिन मैं बताता हूँ, करना ये चाहिए कि अगर पाकिस्तान और भारत के तनाज़ात हैं, इन तनाज़ात को हल होना चाहिए। जब तक तनाज़ात रहेंगे एक एटमी जंग का खतरा बरसगीर में रहेगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि बरसगीर के अंदर एटमी कशीदगी ना हो तो आपको इन तनाज़ात को हल करने के लिए पाकिस्तान ने पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियरली पेश किया है कि इंडिया की तरफ से एक राइजिंग न्यूक्लियर थ्रेट है पाकिस्तान को और हमने हर हालत में अपना मिनिमम लेवल जो है उसको रखना है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, सेनेटर जॉन कैरी और ये जो बदमाश आदमी अजीत डोवल, उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनकी मुलाकात हुई है और वहाँ पे उन्होंने इस बात को इंडिकेट किया है कि पाकिस्तान के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की डिप्लॉयमेंट और उसकी जो डेवलपमेंट है उनके बारे में बातचीत हुई है। लफ्ज़ इस्तेमाल ये हो रहे हैं कि वाशिंगटन हैज सीरियस क्वेश्चंस अबाउट सम सिखों ने मुजाहरा भी किया है, सिखों का मुजाहरा भी। इसका मतलब ये है कि अभी भी उनका फोकस है और इंडिया के साथ मिलकर, और वो फोकस है, वो फोकस रहेगा, इसलिए क्योंकि इंडिया को हमेशा से हमारा न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो चुपता आया। टैक्टिकल मिसाइल बन गए इंडिया के लिए खतरा है यकीनन, और इंडिया की ज़बानी कभी कभी अमेरिका बोलता हुआ हम लोगों को नजर आता है और वही हुआ इस न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट के अंदर भी, जहां पाकिस्तान की सिक्योरिटी को सराहा गया कि न्यूक्लियर वेपन्स की सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है। लेकिन एट द सेम टाइम दुश्मनों को ये भी पता होना चाहिए कि हम लोगों ने जो तमाम वेपन्स है वो दिखाने के लिए नहीं बनाया, इसलिए हमारी तरफ इस मैली आंख से ना देखा जाए जिस तरीके से वो देखने की कोशिश करते हैं। हर बार पाकिस्तान पे नाम लगा देते हैं और एक और वाक़े में पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया था पठानकोट वाक़े के हवाले से। नाज़रीन, पाकिस्तान की टीम, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भारत गई, भारत में इन्वेस्टिगेशन के लिए गई और अब भारत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारत की टीम पाकिस्तान आएगी। उनकी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से कहा जा रहा है कि हमें आवाज़ों के नमूने चाहिए, जो वहाँ लोग थे जो दहशतगर्द थे उसकी एक की वालिदा का आवाज़ का नमूना भी मांगा गया है। अब ये क्या होगा, क्या टीम आएगी नहीं आएगी, किस किस्म की वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे? फारूक साहब, यहाँ तो सानेहा नहीं हुआ, पहले अपने वहाँ तो इन्वेस्टिगेशन कर ले, वो तो सामने नहीं आई अभी तक। देखिए, पहली बात यह है कि अभी आज या कल वहाँ से टीम का टाइम खत्म हो जाएगा, वो वापस आ रहे हैं। सही। उन्होंने वहाँ पे एक बात तो बड़ी क्लियरली उनको कह दी है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भारतीय ऑफिशियल को कि जनाब जो अजहर मसूद साहब हैं उनका हमें जो है कोई अपना इसमें लिंकेजेस जो है इस पठानकोट के वाक़े में नहीं मिले। अब जब ये टीम वापस आती है वो अपनी रिपोर्ट कंपाइल करेगी, गवर्नमेंट को रिपोर्ट प्रेजेंट करेगी, तो पता लगेगा दो चीज़ें कि कितना एविडेंस वो लेके आए हैं, कितना एक्सेस उनको दिया गया है, क्या इससे कोई मीनिंगफुल और कोई चीज़ें निकल सकती हैं ये नहीं, और यही डिटर्मिन करेगा कि अगर पाकिस्तान क्या फैसला करता है कि उनकी अगर टीम को यहाँ आने की इजाज़त दी जाती है तो फिर उसका लेवल ऑफ एक्सेस क्या होगा ये हम डिटर्मिन करेंगे। देखिए, मैं आप छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि उन्होंने इनको ले जाना था न्यू दिल्ली से पठानकोट एयरबेस पे, वो बाई रोड लेके गए 118 किलोमीटर। उन्होंने कहा कि जो ये आया है, उन्होंने कहा कि अगर इनको बाई एयर लेके जाएंगे, हम नहीं चाहते कि ये हमारा जो अपना चीज़ें हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो कि बाई एयर उनको पूरा पठानकोट एयरबेस नजर आए वगैरह। और वो उन्होंने दिखाया भी नहीं, तो हम लोग कैसी इन्वेस्टिगेशन करके आएंगे, भी सवाल है। तनवीर साहब, वहाँ के डीजी जो ANI के डीजी शरद कुमार है, उनका ये कहना है कि जी हम लोगों को हम लोगों ने बड़े ठोस किस्म के शवाहिद दे दिए जिससे प्रूव होता है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम चीज़ें मास्टरमाइंड की गई हैं। इतनी जल्दी प्रूव होता है तो जब उस टाइम पर तमाम चीज़ें जो बता रहे थे वो ऐसे लग रहा था चाइल्डिश चीज़ें सारी। देखिए, ये उनका अपना नुक्ता नज़र है और ये उनकी अपनी ओपिनियन है। दूसरी ओपिनियन इससे मुख्तलिफ भी हो सकती है। पाकिस्तान की एक अपनी पॉलिसी है, अपनी ओपिनियन है। बात यह है कि इंडियन अगर इन्वेस्टिगेटर्स पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तानी हुकूमत इजाज़त देती है, अगरचे अभी ना तो इसकी डेट फाइनल हुई है ना भी इसका तरीकाकार तय हुआ है,
अगर तो ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए आ रहे हैं और फिर इन आनियों जानियों का कोई फायदा नहीं है। सही। अगर इनके आने से ये पैगाम जाए दुनिया को कि दोनों मुल्क एक इखलास के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिश कर रहे हैं कि जो बंदा भी अमन को ख़राब करेगा उससे पूछगछ होगी, उसे कटहरे में लाया जाएगा, ये मैसेज चले जाना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर भारत की कोई तहकीकाती टीम आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके इल्ज़ामात जो हैं वो हमने सच साबित कर दिए या उनको अप्रूव हो गए हैं। पाकिस्तान में हालात बदल रहे हैं, सिविलियन हुकूमत कमज़ोर हो रही है, भारतीय जासूस के पकड़े जाने के बाद यहाँ की रायमा भी काफ़ी इस वक्त गुस्से में है। तनवीर साहब बड़े आराम से वो चला रहे हैं अपनी हुकूमत को, बड़े बेहतर तरीके से पाकिस्तान के अंदर जाहिर है कुछ हालात बदल रहे हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि भारत की तहकीकाती टीम जो है पाकिस्तान आ सकेगी। अगर आई भी तो उसको जरा यानी ये एक सिंबॉलिक किस्म का विजिट तो हो सकता है, वो वहाँ की लोगों से कुछ पहले कराने के लिए हो सकता है। लेकिन फारूक साहब, क्या हमें भी उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए जैसे उन्होंने हमारी टीम को ट्रीट किया? ना उन्होंने प्रॉपर शवाहिद दिखाए, ना तमाम चीजें दिखाई, इंडियन टीम को भी हम देखिए, वो तो मैं कह चुका हूँ कि हमारी टीम की जो रिपोर्ट होगी उसके मुताबिक फैसला होगा कि उन इंडियंस को क्या ट्रीटमेंट देनी है। लेकिन मैं तनवीर साहब के एक सवाल के जवाब जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि सिविलियन गवर्नमेंट कमजोर हुई है, सिविलियन गवर्नमेंट कोई कमजोर नहीं हो रही है। सिविलियन गवर्नमेंट अगर अच्छे फैसले करेगी, सख्त फैसले करेगी, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में करेगी तो सिविलियन गवर्नमेंट मजबूत होगी। अगर उनको तो अवाम की पजीराई हासिल अच्छा, लेकिन अब हम आते इश्यू पे वापस। देखें, इस वक्त इंडियन जो बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल में है, और वो सूरत हाल ये है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो उनके रॉ दहशतगर्द और नेटवर्क जो एक्सपोज हुआ है ईरान में, पाकिस्तान में, उनको बड़ा सेटबैक मिला है इंडिया में और अंदर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। अब वो चाह रहे हैं कि कुछ हालात ऐसे क्रिएट किया है कि किसी तरह वो टिट फॉर टैट हो, अब पाकिस्तान पे उल्टा प्रेशर डाला जाए। और वो उन्होंने क्या किया, चाइना ने ब्लॉक कर दिया यूनाइटेड नेशंस में जो इनकी कोशिश थी आज से 2-3 दिन पहले कि मसूद अजहर को, देखिए जैश-ए-मोहम्मद को तो उन्होंने बैन करा दिया, अब वो चाहते हैं कि मसूद अजहर बाय नेम इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो, इनको भी बैन करा जाए एट द यूनाइटेड नेशन लेवल। चाइना ने उसको ब्लॉक कर दिया, तो उनको भी तकलीफ ये हो रही कि किस तरह हमको ऐसे हालात क्रिएट करें कि दोबारा प्रेशर जो है वो पाकिस्तान पे आए। तो लिहाजा ये गेम ऑफ नर्व चल रही है। लेकिन यहाँ डिप्लोमेसी भी तो बड़ा काम करेगी ना फारूक साहब, हमारी डिप्लोमेसी मसला ये है अक्सर औकात फेल हो जाएगा। नहीं, फॉर अ चेंज कुछ हालात में बेहतरी आई है कि ये रॉ दहशतगर्द वाला मामला जो है अब वो जनाब वाशिंगटन में भी उठाया जा रहा है। मेरा ख्याल है हमारे एम्बेसडर जो है वो भी उसको उठा रहे हैं। तो इंडियन वाकई इस वक्त डिफेंसिव पे बहुत परेशान है कि इनके साथ हो क्या गया। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन तनवीर साहब पाकिस्तान की कभी कभी आती है, इतने बेहतर तरीके से एडवर्टाइज हम कभी कभी कर पाते हैं। अब इस सिचुएशन को हमें अपने फायदे में कैसे इस्तेमाल करना? देखिए, फ़ायदे में इस्तेमाल करने के 2-3-4 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप चूँकि आपको एक जस्टिफिकेशन मिल गई है, इंडिया ने गलत काम किया है, आप भी इसी तरह की कार्रवाई वहाँ की तरफ करें। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको सफारती सतह पे बहुत ज़्यादा जो आलमी रायमा है उसको हमवार करने के लिए आपका मौक़िफ़ सच साबित हुआ है, लोगों जो है इंडिया एक्सपोज हुआ है, आप ज़राए इब्लाग को इस्तेमाल करें, आप पुरअमन तरीक़ों के साथ अपना केस आलमी बरादरी के पास लेके जाएं और वहाँ बताएं कि भारत ने, और मैं ये बात भी कहूँगा कि जिस तरह से पठानकोट के वाक़े को सीक्रेटली इंडियन हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ शेयर किया था, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र उनके इल्म में लाएं इसकी तफसीलात, उन्हें कहें कि इसका जवाब दें, इन सवालों का जवाब दें, मुस्तकबिल में आप इसकी रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं उसकी यकीन दहानियाँ हासिल करें। वो इसहाक डार साहब और राहील शरीफ साहब ये लोग भी एक सवाल के ऊपर डिस्कशन करते रहे और वो सवाल था आर्मी के डिफेंस के बजट के हवाले से। इस बजट के बारे में इसहाक डार साहब ने यकीन दहानी कराई है आर्मी चीफ को कि आपको जिस भी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत होगी सपोर्ट दी जाएगी, जिस तरीके से मुल्क ज़रबे अज़्म में है अभी, और सेकेंडली जिस तरीके से दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं इस टाइम पर हमारे आर्मी का स्ट्रेंथन होना यकीनन बहुत ज़रूरी है, बहुत अहमियत का हामिल है। और अगर हम लोगों ने फारूक साहब अगर इस जंग को, ये जंग जो हमारे मुल्क के अंदर है, इसको जीतना है तो बजट की बात की जाए। लेकिन बजट के बारे में बड़े सवालात उठाए जाते हैं कि आर्मी इतना बजट ले जाती है, इतनी सारी चीजें आर्मी ले जाती है, इसको कैसे? चले पहले तो मैं सीधा आपके सवाल का जवाब दे दूं। ये बड़ा डाउट क्रिएट किया जाता है, जान के डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है। करेक्ट सूरत हाल ये ऑन दी एवरेज में बात कर रहा हूँ, डिफेंस बजट जो है वो है 16 to 17% ऑफ द टोटल बजट। सही। बाकी तो सारा डेट सर्विसिंग है, डेवलपमेंट प्रोग्राम है वगैरह वगैरह, वो तमाम चीज़ें। 16 to 17% में भी आधा जो है यानी कि उसका भी 50% तकरीबन 8 से 9% वो होता है फौज के लिए। सही। और बाकी जो है नेवी और एयरफोर्स के लिए वगैरह, ठीक है ना, बाकी आपके जो स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है। सो ये इसहाक डार साहब ने अच्छा काम किया है, मेरा ख्याल है पहले भी हुआ था
कि बजट में देखिए तकरीबन इस वक्त प्लानिंग फेज में 8-10 हफ्ते के बाद बजट जून के पहले हफ्ते में अनाउंस हो जाता है। तो वो GHQ आए हैं, वो आर्मी चीफ से मिले हैं और मेरा ख्याल है वो एयरफोर्स को, नेवी वालों से भी बात करेंगे कि और जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर की आपकी जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट है डिफेंस बजट की वो कितनी है। मिसाल के तौर पर देखें, अब हमारा जो अगर बिलियन ऑफ डॉलर में देखा जाए तो हमारा है 6 से 7 अरब डॉलर एनुअल हमारा डिफेंस बजट। इंडिया का है 45 to 50 बिलियन डॉलर। वो हर साल 15% 20% बढ़ा देते हैं, लेकिन हमने उनको मैच तो नहीं करना ना। हम उनके साथ तो हमारी इकोनॉमी इतनी है नहीं है, हमारे और भी बड़े मसाइल हैं, हम उनको मैच नहीं कर सकते। लेकिन जो मिनिमम आपकी डेवलपमेंट है, जो नागुज़ीर है, एसेंशियल है, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स, वो आपने करनी है। लेकिन जो मैं पॉइंट एक और बताना चाहता हूँ, देखें वो कह रहे हैं कि इस मीटिंग में इसहाक डार साहब के साथ सेक्रेटरी फाइनेंस भी थे। इसहाक डार साहब नवाज शरीफ साहब के खास ब्लू आई ट्रबल शूटर भी हैं। जहां क्राइसिस होता पॉलिटिकल, इसहाक डार साहब यहाँ क्या क्राइसिस था? मेरा ख्याल ये है कि ठीक है सेक्रेटरी फाइनेंस भी वहां मौजूद थे, लेकिन ये भी है कि इसहाक डार, ये जो मौजूदा जो सिविल मिलिट्री के जो तनाव है, मेरा ख्याल इसहाक डार साहब की एक बड़ी क्रेडिबल पोजीशन है। हो सकता है आर्मी चीफ से, टॉप लीडरशिप से ये बातें भी बिहाइंड द सीन चल रही हो कि हालात को कैसे ठीक हालात को कैसे ठीक है। तनवीर साहब, यहाँ भी क्या आपको सिविल हुकूमत कमजोर होती हुई नजर आ रही है, या यहाँ आपको लग रहा है एक पेज पे बैठ के बात कर रहे हैं? देखिए, मेरे से सवाल करना हो तो आप मेरे से आर्ट का पूछा करें, कल्चर का पूछा करें, बिजनेस का पूछा करें। वो जो कौमी मफाद के मामलात वो फारूक भाई बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं सिर्फ ब्रीफ कमेंट कर देता हूँ इसके ऊपर। मेरा ये ख्याल है कि फ़ौज की जितनी इक़्तिसादी ज़रूरियात हैं, हमें डिफेंस की इंपॉर्टेंस है, हमें पूरी करनी चाहिए। एक रिस्पॉन्सिबल नेशन के तौर पे ये अहम सेक्टर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। दूसरी बात ये है कि अगर इसहाक डार साहब ने कहा कि जितनी भी ज़रूरियात हों वो पूरी की जाएंगी, ये बयान अगर पंजाब में ऑपरेशन शुरू होने से पहले आ जाता तो इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा बेहतर हो जाता। बजट की मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए। 20 करोड़ लोगों का शहर है, महफूज पाकिस्तान ज़रूरी है। 20 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये महफूज पाकिस्तान भी ज़रूरी है, तंदुरुस्त पाकिस्तान भी ज़रूरी है, तालीम याफ्ता पाकिस्तान भी ज़रूरी है, इत्तदाल पसंद पाकिस्तान भी ज़रूरी है। अब देखिए, नैरेटिव बदलने के लिए भी पैसे रखने चाहिए। एफिशिएंट यूज़ इस बजट का जो है ये भी यकीनी बनाना चाहिए। बेरोज़गारी और गुर्बत के खात्मे के लिए भी जो एलोकेशंस हैं वो होनी चाहिए। इसलिए एक ऐसा तवाज़न बजट के अंदर नज़र आना चाहिए कि जिसमें आम आदमी की फलाह भी सामने हो और हम दूसरे सेक्टर्स जो हैं उनकी ज़रूरियात भी पूरी करें। नजर आ रहा है जिस तरीके से इसहाक डार साहब ने जाकर यकीन दहानी कराई है, क्या ये बजट जो है इनडायरेक्टली इन सारी चीज़ों से रिलेटेड नहीं है? ज़रबे-अज़्ब होगा, मईशत बेहतर होगी, कारोबार आएगा, गरीब को बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा, तमाम चीज़ें इंटर रिलेटेड नहीं है क्या? बुनियादी तौर पे तो इस पूरे बजट का फोकस आम आदमी होना चाहिए, आम पाकिस्तानी होना चाहिए। आम पाकिस्तानी अगर बहुत महफूज हो लेकिन भूख से मर जाए, बीमारी से मर जाए, अगर वो इस तरह से हो जाए, वो भी मुनासिब बात नहीं है। फर के अंदर हमने देखा, सरगोदे के अंदर देखा। इसलिए हमें सारे सेक्टर्स को अच्छे तरीके से जितना बेहतर हम कंट्रीब्यूट कर सकें करना चाहिए। एक और जगह कंट्रीब्यूशन होने लगा है, पंजाब हुकूमत जो है कंट्रीब्यूट तो करने लगी है तमाम चीज़ों को बेहतर करने के लिए, और उन चीज़ों के अंदर सरमायाकारी है, उन चीज़ों के अंदर बेरोजगारी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये कर्जे से होगा। 10 करोड़ डॉलर का कर्जा दिया जाएगा और पंजाब हुकूमत इनसे ये फलाही काम करेगी। क्या ज़रूरत है तनवीर साहब कर्जे की? हम लोग खुद जनरेट नहीं कर सकते, हर बार कर्जा लेना होता है। फलाही कामों के लिए तो हमारे पास कर्जे ही कर्जे के कशकोल ही कशकोल। 100 मिलियन डॉलर की रकम है और ये रकम सरमायाकारी बढ़ाने के लिए, बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए, गुर्बत की शरह कम करने के लिए, कारोबारी लागत जो है इसको कम करने के लिए, ये जो फैक्ट्रियाँ सिक होकर बंद हो जाती हैं इस रिस्क को कम करने के लिए, इस्तेहसाली पॉलिसियाँ ख़त्म करने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए, बुनियादी तौर पर इसका फ़ायदा इंडस्ट्रियलिस्ट को होगा, सनतकार को होगा। और सनतकार जो है वो कितने पैसे अपनी लेबर को देगा, कितनी तनख्वाहें बेहतर करेगा, कितना इम्पैक्ट होगा, वो आप भी बेहतर जानते हैं, मैं भी बेहतर जानता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि ये जो कर्जे हैं, ये इस तरह के कर्जे लेने में वैसे तो कोई हर्ज नहीं। ये चूँकि 18.5 साल के लिए है, पहले 4.5 साल कोई किस्त पे नहीं करनी। लेकिन क्या ऐसे कर्जों के लिए पार्लियामेंट को इत्मीनान में लिया गया है? अच्छा, वो ऐसे कर्जों के लिए है, लेकिन मेरा सवाल है गुर्बत खत्म करनी है या गरीब खत्म करनी है? कर्जा लेके आप कौन सी गुर्बत खत्म कर सकते हैं? पहले तो बात है कि तनवीर साहब, ये तमाम वो रवायती बातें हैं जो आप कर रहे हैं कि जी कर्जा लेंगे, गुर्बत खत्म होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर बेहतर होगा। मेरी बात सुनिए, काश मैं भी इस
और हम दोनों ये जो टास्क फोर्स है पंजाब में जो बनी है, हम भी इस टास्क फोर्स में हो। तनवीर साहब, ये 10 करोड़ डॉलर आएगा, अब क्या होगा मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। नंबर 1, लेटेस्ट गाड़ियाँ प्राडो, वो जो बड़ी बड़ी लेक्सस हैं पहले वो खरीदी जाएंगी, स्टाफ कारें खरीदी जाएंगी, बेहतरीन एकोमोडेशन, एयर कंडीशन, जनाब उसके फर्नीचर, उसके जनाब पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, फॉरेन टूर होंगे। नहीं फारूक साहब, देखिए आप जनरलाइज कर, अब आप कहेंगे जाती उम्रा का रोड भी बनेगा। अब देखिए हम हर बात को ना मेरी बात सुने, फिर उसके अंदर जो टास्क फोर्स के लोग होंगे, जो उसमें जो आगे सब ठेके दिए जाएंगे, उसमें लंबा माल बनाया जाएगा। एंड रिजल्ट ये होगा कि ये सारे लोग अमीर हो जाएंगे, अय्याशी करेंगे, वो बेचारी गरीब औरत गरीब रहेगी। तो फारूक साहब, गुर्बत खत्म हो गई ना, गरीब खत्म होंगे तो गुर्बत खत्म होगी ना। वो जो गरीब औरत है वो अभी भी दरिया में छलांग मारेगी, वो अभी भी रेलवे लाइन के आगे लेटेगी। तनवीर साहब को बात करने तो फिर मैं आपकी तरफ आती हूं। इस्लाहती कर्जों का सस्ते कर्जों का एक बैनुल-अक़वामी प्रोग्राम है जिसमें पाकिस्तान को शामिल किया गया कि हम आपकी हेल्प करते हैं और सस्ते कर्जे देके कि आप अपना सिस्टम ठीक करने के लिए बात करें। बात यह है कि यहाँ तक तो हम कह सकते हैं कि हुकूमत ने कशकोल तोड़ने का जो वादा किया था वो उस तरह नहीं। अब भी हमें अपने सिस्टम को बेहतर करने के लिए बाहर से जो है वो मदद की ज़रूरत होती है। लेकिन बात यह है कि इस बात पे ना तो खुश होने की ज़रूरत है कि हम कर्जे के ऊपर चल रहे हैं, ना इस बात पे परेशान होने की ज़रूरत है। वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया है, कैसे खर्च होगा, एफिशिएंट यूज़ कैसे इंश्योर करना, वो उनके एक तयशुदा स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड कर्जा है। ग्रांट नहीं, कर्जा। असल बात ये है कि हम अपना टैक्स नेट इंटरेस्ट भी तो देना होगा ना। बहुत नॉमिनल सा है, बहुत ना होने के बराबर है, इतना ये कम है, ये सस्ता कर्जा है। तनवीर साहब, ये 10 लाख डॉलर नहीं है, 10 करोड़ डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो लोग हमारे टैक्स नहीं देते, ये जो 1% का टारगेट भी पूरा नहीं हो पाता हमारे यहाँ, ये पूरी ट्रेडर्स कम्युनिटी जो टैक्स नेट के अंदर नहीं आती, इन लोगों को हम क्यों नहीं लेके आते? जब तक हम अपना घर ठीक नहीं करेंगे, हम कशकोल अपने हाथ फैलाते रहेंगे, हम कर्ज मांगते रहेंगे, हमें जरूरी कामों के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, क्विकली मैं बात कर रहा हूं, यही फ्रॉड पता नहीं कितने सालों से चल रहा है, अभी नहीं, ये पहले भी चल रहा है। फलां रिफॉर्म, FBI रिफॉर्म, 20 करोड़ डॉलर इधर, वो सारा दुख ये नहीं है कि कर्जा मिला, दुख ये है कि ये पंजाब हुकूमत को मिल रहा है। नहीं, दुख ये है कि पता नहीं इस्तेमाल कैसे खाया जाएगा, और किसी की दुख ये जेबों है में कि आज जाएगा भी हमें पैसा। कशकोल आगे करने की जरूरत पड़ी है, हाथ फैलाने की जरूरत पड़ी है। आज हम लोगों ने, जैसा तनवीर साहब ने भी बोला, फारूक साहब ने भी बोला, आज भी हम कर्जे के ऊपर चल रहे हैं। क्यों हम लोगों का टैक्स नेट नहीं बढ़ाया जा रहा? क्या अवाम को ये भरोसा नहीं है कि टैक्स जो है सही जगह पर इस्तेमाल होगा या नहीं होगा? तमाम सवालात जन्म तो लेते हैं लेकिन इनके जवाब नहीं मिलते। जिधर भी ढूंढ ले कोई जवाब नहीं मिलता, कितने ही सालों से चाहे हम ढूंढते चले जाएं। लेकिन अभी हमें जाना है ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद बात करेंगे एक महंगे प्रोजेक्ट के बारे में। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले एक महंगे प्रोजेक्ट की बात की, लेकिन नाज़रीन, जो महंगा प्रोजेक्ट होता है पाकिस्तान के अंदर, वो मजीद महंगा कर दिया जाता है। चाहे वो इल्तवा की वजह से मजीद महंगा हो जाए, चाहे उसके अंदर मजीद चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाए, या फिर तज़ीन और आराइश की बात करें। मेट्रो बस की बात करते हैं। मेट्रो बस लाहौर जो है, पहले ही एक महंगा प्रोजेक्ट, उसके ऊपर सब्सिडी दी जा रही है, उसके नीचे गरीब सो रहे होते हैं, ऊपर मेट्रो बस चल रही होती है। लेकिन क्या करें कि उसके पिलर्स जो हैं, उसके जो सतून हैं, वो इतने खूबसूरत नहीं लग रहे थे। इसलिए अब ये फैसला लिया गया है कि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट्स को, उनके तमाम जो लोग हैं, उनकी टीम को बोला जाएगा कि सतूनों को रंग किया जाए, रंगो रोगन से उनकी नुमाइश जो है बढ़ाई जाए। तनवीर साहब, क्या वैसे सही नहीं था? क्या पहले नहीं सोचा गया कि इसके रंगो रोगन के बारे में कोई टाइलें लगा दी जाती जो परमानेंट सोल्यूशन होता? देखिए, बात ये है कि ये अच्छी बात है। एक एग्रीमेंट किया है राना मशहूद साहब जो वज़ीर तालीम है पंजाब के, इन्होंने लाहौर मेट्रो बस अथॉरिटी के साथ, जिसमें ये किया है कि NCA के बच्चों को ये मंसूबा दिया जाएगा कि ये जो 357 पिलर्स हैं, इन सारे सतूनों पे रंग रोगन करना है ताकि शहर खूबसूरत लगे। जिस तरह इंसानों के चेहरे होते हैं, इस तरह शहरों के चेहरे होते हैं। मैंने यूरोप पूरा बाई रोड ट्रैवल किया है और मैंने देखा है किसी शहर में दाखिल हो तो उन रास्तों को कैसे सजाया जाता है, कैसे लाहौर शहर में शदरा से आ जाएं, आप मुल्तान रोड की तरफ से आ जाएं, जो तस्वीर लाहौर शहर की मिलती है
और इस शहर का चेहरा पहले ही हमने ऑरेंज ट्रेन से की वजह से बिगाड़ दिया है। आपको ना चुबुर्जी नज़र आता है, ना शालामार बाग का मेन गेट नज़र आता है, ना वो जो मुगलिया शहजादी समनाबाद मोड़ पे थी उसका वो है, वो इतनी बुरी हालत है। ये गवर्नमेंट की एक डैमेज कंट्रोल हिकमत अमली है। ख्याल ये रखना चाहिए कि मंसूबे का कहीं पहले बंदा फाइनल ना हो चुका हो, जैसा कि हमने बहुत से कई प्रोजेक्ट्स के अंदर देखा है। और देखिए हमारे पख्तून भाई जब अपनी साइकिल सजाते हैं तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो सारे रंग लगा देते हैं। इसलिए यानी अगर इसको बगैर किसी मजबूरी थीम के सारे स्तूनों को काले पीले नीले हरे रंग कर दिए गए, जिसकी कोई लॉजिक ना हो, कोई सेंस ना हो, कोई जमालियाती, मैं खादिम आला साहब को कहूँगा कि ये जो नीपा के अफसरान हैं इनके कोर्सेज के अंदर कोई जमालियाती अमूर के बारे में भी शामिल करें, इनको पता चले। और दूसरी बात ये है कि अगर मुझे बता दे, रंग तो सतूनों को लगेगा लेकिन कहीं चूना आवाम को तो नहीं लग जाएगा। नहीं, लेकिन आपने जो पहले बात कही वो ये है, अगर सारा लाहौर खूबसूरत हो गया। साहब छोड़े जी, फारूक साहब एक मिनट जवाब मुकम्मल करने फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। बात ये है कि अगर सारे स्तून रंगे गए और जिन नीचे सोने वालों का आपने जिक्र किया उनके पेट में रोटी ना हुई तो ये ठीक बात है। ये दरख्तों को सफेदी कर देना, गमलों को रंग कर देना, स्तूनों को कर देना, ये ठीक बात है। लेकिन अहम इश्यूज पे भी आपका पॉइंट आ गया। जरा मेरी बात सुनिए, आपने खुद ही कह दिया ऊपर मेट्रो बस चल रही है और नीचे अगर आप जाएं फिरोजपुर रोड पे जितने गरीब लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, खाना नहीं है, वो नीचे जो एरिया है मेट्रो बस के नीचे वाला पिलर्स के साथ वो वहां पे सोते हैं। तो आप देखें क्या एक कंपैरिजन कंट्रास्ट जो है वो सामने आ रहा है। अच्छा फारूक साहब मुझे एक और बात बताएं, क्या शहर सिर्फ और सिर्फ फिरोजपुर रोड है या शहर सिर्फ और सिर्फ मेट्रो है, बाकी शहर को खूबसूरती की जरूरत नहीं है? भाई देखें, ठीक है वो बाकी आजकल वो वॉल आर्ट और वो तमाम चीज़ें भी शुरू हुई हैं पेशावर में, लाहौर में, कराची में, लेकिन लेट्स कम बैक टू दिस इंपॉर्टेंट इशू जो मैं 2-3 बातें आपसे करना चाह रहा हूँ। पहली बात है, राना मशहूद साहब एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनको और कोई काम नहीं मिला है कि जनाब आप स्कूलों में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, जाके देखें वहाँ फैसिलिटीज़ क्या हैं, क्या मामला बेहतर होने, गोस्ट स्कूल है, गोस्ट टीचर है, गोस्ट प्रोफेसर है, वहाँ नहीं है। NCA के बच्चियों को बैठा के अब जनाब जो कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ होती है ना पंजाब में, स्पोर्ट्स फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल, ये अपना वो वीडियो वाला मामला, वो जो जिसमें वो फ्यूचर कंसर्न थे, हर ऐसी कंट्रोवर्शियल जगह पे राना मशहूद साहब आपको पाएंगे। फिर वो मेरी बात सुने, फिर वो शोर डालते हैं कि नैब क्यों के पीछे पड़ी हुई है। पहली बात हमें ये बताई जाए, 357 पिलर है, NCA वाले लोग ये काम मुफ्त करेंगे, फ्री करेंगे, कितने, व्हाट इज द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट? वो फ्री कर भी ले तो पेंट के तो पैसे आएंगे ना। मैं कहता हूं कि देखें ना, आप प्रायोरिटी देखें कि वो सीमेंट कलर जो है पिलर्स के जी उनको हमने पेंट करना, उस पर नक्शो लगानी होनी है। मुझे याद आ गया पीपल्स पार्टी के दौर में कोई क्रेजी पागल आदमी था, उसको ये ख्याल आ गया कि PIA के जो जहाज है ना, इनकी जो टेल है जिसपे पाकिस्तान का फ्लैग है, उन दुमों को जनाब वो फ्लैग उतारो, वहां पे नक्शो निगारी, आर्ट और कल्चर वो वाला काम कर दो यार, खुदा का खौफ। अच्छा लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं नजर आती फारूक साहब, हमें तनवीर साहब शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं नजर आती है। यहाँ पे जब मेट्रो बस बनाई थी तभी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर लेते कि इसके पिलर्स को कल जरूरत पड़ेगी। जो अच्छी बातें हुई हैं हमें बुरी बातों पे तनकीद भी करना चाहिए और अच्छी बातों की तहसीन भी करनी चाहिए। अच्छी बात है, लाहौर के अंदर ग्रीनरी में इजाफा हुआ है, लाहौर के अंदर पार्कों की सूरत हाल बेहतर हुई है, लाहौर में सड़कों के इर्द गिर्द मैनेजमेंट बोर्ड्स की दूसरी उसके अंदर कुछ बेहतरी देखने में आई। आप अंडरपास से गुजरे तो वहाँ एक तजीनो राइश का जो कि लोग, आप सुबह ऑफिस जा रहे हैं, अगर रास्ता खूबसूरत होगा उसका एक इम्पैक्ट होता है आपकी तबीयत पे, आपके मिजाज पे। लेकिन जिन बातों की तरफ बहुत बुरा असर होगा। हाँ, जिन बातों की तरफ फारूक साहब ने इशारा किया उसको मैं डिफेंड नहीं कर सकता, वो हकीकत है। एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, जिस बंदे की क्रेडिट के ऊपर सवालात हैं, और उसको देखना चाहिए कि वो NC के अंदर किस चक्कर के अंदर गया है, उसमें क्या मामलात हैं, इस पे जरा वजीर आला को नजर रखनी चाहिए। एक पॉइंट मुझे ये लग रहा है कि अगर इसमें आई एम श्योर इसका फाइनेंशियल इफेक्ट है, मुझे लगता है कि पंजाब गवर्नमेंट के पास इतना फालतू पैसा है, उनको समझ नहीं आ रही कि हमने पैसा खर्च किधर करना है। लेकिन पैसा बड़ा फालतू है, अच्छा टैलेंट फालतू नहीं है, क्योंकि जहां पैसे की बात आती है वो हर जगह पर लगता है, लेकिन जहां टैलेंट की बात आती है वहां 2-3 प्रोजेक्ट्स का एक ही सरबराह होते हैं। और हम लोग बात कर रहे हैं अभी मंजूर नजर वजीर आला साहब के ख्वाजा अहमद एहसान साहब और ख्वाजा अहमद हसान साहब जो हैं, ये 62 और 63 आर्टिकल 62 और 63 के तहत लोकल गवर्नमेंट एक्ट के ये एक चेयरमैनशिप होने के बाद किसी भी अवामी ओहदे को नहीं रख सकते। लेकिन हम देखते हैं कि क्योंकि मंजूर नज़र होते हैं ऐसे लोग, तो वो बाकी ओहदे भी रखते हैं, बाकी चीज़ें भी रखते हैं। UC 107 में बिला मुकाबला ये जीते हैं और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं फारूक साहब कि अब इनके खिलाफ कुछ बातें सामने आने लग गई। भाई देखें,
आप इतना क्रेडिट दें पीएमएलएन के लीडरशिप को कि जब वो अपने लोगों को नवाजते हैं, और वो भी चंद लोग होते हैं, उनको जब नवाजते हैं तो फिर मामला रुकता नहीं है, नवाजते जाते हैं। वाइस चेयरमैन एलडीए, लाहौर मैनेजमेंट वेस्ट कंपनी, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी, भाई कितने आप ओहदे देंगे एक शख्स को? कौन है? ख्वाजा अहमद हसान साहब जो है, पता नहीं, मैं तो आज उनको मिला भी नहीं हूँ। लोग कहते हैं कि पत्नी को बड़े काबिल आदमी है, क्या है उनकी, क्या एक्सपर्टीज है, क्या स्पेशलिटी है। अब ये लाहौर के मेयर भी मेरा ख्याल बनने जा रहे हैं। तो मेरा मतलब यह है कि कुछ थोड़ा सोचना चाहिए कि भाई आप कर क्या रहे हैं, और डाइवर्सिटी लेके आए, कुछ और लोगों को ले आए, और कॉम्पिटेंट लोगों को सामने। आप एक ही शख्स में को सब कुछ दे जा रहे हैं, जिस तरह के पता नहीं। और पंजाब में लोग जो है वो ख़त्म हो गए। पहले भी हमने कहा था कि ये जो 3-4 लोगों पे पंजाब चलाया जाता है, 3-4 लोगों को ब्यूरोक्रेट पे, ये खाली ये ब्यूरोक्रेट तो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये दोबारा कह रहा हूँ कि ये इनकी जो गवर्नेंस की जो स्ट्रैटेजी है ना, ये हमें समझ नहीं आई है। खादिम आला साहब देखिए, वो एक बहुत मैं मानता हूँ विजनरी आदमी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती है कि यहाँ पे उनका लेकिन इतने सारे ओहदे अच्छा तनवीर साहब, एक और बात होती है, विजन की बात कर रहे हैं हम, तो जहाँ कोई हारता है, मारवी मेमन साहिबा हारी, उसके बाद उनको नवाजा गया, हनीफ अब्बासी साहब हारे, उसके बाद उनको नवाजा गया, फिर हसान साहब, ये अहमद हसान साहब है, ये हारे, इनको नवाजा गया, यानी इनकी हार भी नहीं देखी जाती है किसी से। देखिए जी, हनीफ साहब का दूसरे के मामला का तो मुझे पता ही नहीं है। जिस बंदे का नाम ख्वाजा अहमद हसान है, ये दयानतदार आदमी है, लाहौर का रहने वाला है, अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ है, शोहरत उसकी एक ईमानदार शख्स की है, लाहौर की तरक्की में शानदार किरदार अदा किया है। ये जितने बड़ी सक्सेस स्टोरीज नज़र आ रही, इस बंदे का उसके पीछे हाथ है। सारी की सारी अपोजिशन उसको रिस्पेक्ट करती है। पूरी ज़िंदगी के अंदर एक भी उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा, एक भी उसका स्कैंडल नहीं है, और ये एक शानदार कैरियर का मालिक है। और ये क्या, मेरी बात सुन लीजिए सर, बात सुन लीजिए। एक बंदा जो ना एलडीए से पैसे लेता है, ना मराहत लेता है, ना तनख्वाहें लेता है, ना गाड़ी इस्तेमाल करता है, ना वो दूसरे इदारों से वो कर रहा है। देखिए, अगर जिस तरह से बददयानत लोगों को हुकूमत में नहीं आना चाहिए, इस तरह दयानतदार लोगों को भी हुकूमत में आने से नहीं रोकना चाहिए। मसला ये नहीं है, जब वो उनके वकील ने जो बात की है, उन आर्गूमेंट्स को भी सुने जाने की ज़रूरत है। ये जो ख्वाजा अहमद हसान है, ये अब चूँकि चेयरमैन बनने जा रहे हैं, चूँकि लाहौर के ये मेयर होंगे, और इसकी मेयरशिप को रोकने के लिए मुखालफों ने कानून का सहारा लिया है। अदालतों के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या एक ही शख्स हैं जो तमाम ओहदों के ऊपर होने चाहिए? मैं यही कह रहा हूं, सवाल ये है कि आप तमाम इदारे एक ही शख्स को दे दें, 5-6 इदारे और भी इनको दे दें। भाई ये यहाँ पे गवर्नेंस के इश्यूज आते हैं। आप एक शख्स को 3-3 इदारे देंगे, आप मुझे, और आप कहते हो तनख्वाह नहीं लेते हैं। भाई कौन सा ऐसा पाकिस्तानी है जो कहे कि इतना मुखलिस पाकिस्तान से, जो ख्वाजा अहमद हसान मुखलिस? मैं तो चैलेंज कर रहा हूं कि मुझे बताइए, कि आप बताइए कि कहीं फाइनेंशियल करप्शन का कभी नाम आया हो, कभी इख्तियारात से तजावुज़, नमाजी आदमी है, पूरे लाहौर के हम कवर करते थे, तलावत से वो आगाज करते थे, अपने पीएन के साथ बैठ के खाना खा लेते थे, हर बंदे की इज्जत, एहतराम, और एक ऐसा प्रोफेशनल जो रिजल्ट दे रहा है, उसको मायूस करके घर ना भेजें कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करने का हौसला कोई ना करे। ऐसी बात ना करें। किया कि ठीक है, दयानतदार शख्स हैं, बहुत अच्छे शख्स हैं, लेकिन सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि क्या एक दयानतदार शख्स को पूरा पंजाब या पूरा लाहौर पकड़ा दिया जाए? मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, बेशक वो दीनदार आदमी, अच्छे आदमी, मुखलिस हैं, जो भी आप कहते हैं, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स हो। अदालत में स्टेटमेंट दिया है। भाई मेरी बात सुनिए तनवीर साहब, मुझे ये बताएं, आपको मालूम नहीं है कि बिहाइंड द सीन क्या कुछ होता है? कहा तो आगे यही जाता है कि जी हम तो कोई पर्सनल प्रिविलेज ले ले, हम तो सरकारी गाड़ी भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, और भाई लाखों करोड़ों अरबों के ये सब ठेके शेके जो है, वो पैसा किधर जाता है? आपकी जेब में जाता है, मेरी जेब में जाता है। देखिए, हमने तो अपनी कब्र में जाना है, दयानतदाराना बात करनी है। जो करप्शन जहां नजर आएगी उसको भी पॉइंट आउट करेंगे, जो ठीक आदमी होगा उसकी भी बात करेंगे। इसकी बात यह है कि हमें, अगर लाहौर की तरक्की में ये बंदा रोल अदा करने का अहल है, इसकी क्रेडिबिलिटी ठीक है, तो इस तरह से चलिए, तो इस तरह से करना चाहिए। नहीं, क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट आई है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आहा चीमा साहब भी तो यही कहते हैं कि मैं पैसों के बगैर काम कर रहा हूँ। अगर कोई शख्स दयानतदार है, बहुत अच्छी बात, लेकिन क्या उस शख्स को इतने सारे ओहदे पकड़ा देने चाहिए या नहीं? अब बात करेंगे ओहदों के बाद पाकिस्तान की सूरत हाल की। पाकिस्तान की सूरत हाल में कुछ बेहतरी आई, लेकिन कुछ बेहतरी नहीं भी आई। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है, उसके अंदर
अंदर बड़े अजीबोगरीब से नंबर्स हम लोगों को नजर आते हैं। 1100 के करीब खवातीन को का कत्ल किया गया इज्जत के नाम पर, गैरत के नाम पर। और गैरत जो उतरती है वो खवातीन पर ही उतरती है सिर्फ और सिर्फ, अपनी बारी में किसी को कुछ याद नहीं आता। 4 सहाफ़ी जो हैं उनकी भी जान से हाथों में धोना पड़ा। इस पाकिस्तान के अंदर ही दहशतगर्दी के हमले भी बहुत सारे हुए, 40 के करीब पुरतशद्दुद वाक़यात हुए। ये रिपोर्ट सामने आई है, इससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लिए अभी रास्ता बहुत लंबा है, अभी पाकिस्तान को बहुत काम करना है। और पाकिस्तान के अंदर ये वाक़यात होना, स्पेशली तनवीर साहब, गैरत और इज्जत के नाम पर खवातीन को कत्ल कर देना, ये एक बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन। देखिए, ये रिपोर्ट सिर्फ एक बात बताती है, और बात ये है कि इस माशरे के अंदर तरक्याती मनसूबों की अहमियत है, कौमी मफाद की अहमियत है, सियासत और तरक्की बाकी चीज़ों की अहमियत है, इंसान की कोई अहमियत नहीं है। इंसान जो है जहाँ चाहे उसको मारा जा सकता है। ये ज़रा फिगर देखिए कि 833 खवातीन के अगवा के मुकदमात हैं, जिन बेचारियों ने मुकदमे दर्ज नहीं कराए वो अलहदा हैं। 939 खवातीन को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, 777 ने खुदकुशी की या कोशिश की, 47 खवातीन जो हैं सज़ाए मौत की मुंतज़र हैं। और सबसे ख़तरनाक बात, 2015 में बच्चों के खिलाफ जिनसी तशद्दुद में 7% इजाफा हुआ। 3768 वाक़यात जो हैं ये दर्ज हुए। हर 10 बच्चे रोजाना, एक दिन में 10 बच्चे जिनसी तशद्दुद का निशाना इस मुल्क में बन रहे हैं। और हम लोगों को वो कसूर का वाक़या भी याद है तनवीर साहब, जो हुआ था 151 जबरी गुमशुदगियां, 1400 जबरी गुमशुदगियों कमीशन के पास ज़ेर इल्तवा। अब आप सिर्फ ये कह के कि जनाब हमने पुरतशद्दुद वाक़यात में 40% कमी कर दी है, खुदकुश हमले 31% कम हो गए हैं, ये काफ़ी नहीं है। लेकिन फारूक साहब मुझे ये भी बताइएगा, सोशल साइड पर हम कुछ वीक जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी कामयाबियां मिल रही हैं, सोशल साइड पर वीक क्यों जा रहे हैं, जरा क्विकली कमेंट करिएगा। वीक नहीं जा रहे, हमारा सोशल फैब्रिक जो है वो तकरीबन कोलैप्स कर गया। और ये खास अनफॉर्चुनेटली ये मामला सारा अफगान जिहाद के बाद शुरू हुआ। ये जो अफगान रेफ्यूजी यहाँ पे आए और जो यहाँ पे सारा मामला ड्रग्स के, वेपन के ये हुआ, सोसाइटी वेपन नहीं, और एक तो वो था, दूसरा पे ये वॉर ऑन टेरर के ऊपर जितने इसके साइड इफेक्ट आए, आपके माशरे में इंतशार फैल गया, आपके माशरे में लोग गले पड़ गए। सुने मेरी बात, अब इसका मुझे दूसरा ये वक्त लगेगा इसको खत्म करने में, टू रिस्टोर सैनिटी एंड स्टेबलाइजेशन इन आवर सोसाइटी। आपको देखे ना, ये फिर लीडरशिप का रोल यहाँ पे आ जाता है, कैसे पाकिस्तान की माशरे को इन तमाम क्राइसिस से बाहर निकालना। लीडरशिप का जो है ये बड़ा टेस्ट है। आपने एजुकेशन मामला आगे चलाने, इकोनॉमी के मामला चलाने, जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, डीवेलपमेंट करना सोसाइटी को, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज एक और भी है, चैलेंज पीसीबी के अंदर भी, और ये पीसीबी का चैलेंज जो है ये पूरा होने का नाम नहीं ले रहा। शहरियार खान साहब ने, आपको याद होगा, कहा था कि हमारी टीम से कोई उम्मीद ना रखिएगा। तो शहरियार खान साहब शायद ये कहना भूल गए कि मुझसे भी कोई उम्मीद ना रखिएगा, क्योंकि शहरियार खान साहब ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। अजीब बात यह है कि ताकतवर लोगों को बचाने के लिए एक ग्रोह भी सरगर्म हो गया पीसीबी के अंदर। हम देखते हैं सियासत बड़ी है, और ये सियासत पीसीबी के अंदर क्या कर रही है फारूक साहब, यहाँ तो खेल होना चाहिए। छोड़े, पीसीबी के जो क्राइसिस उसने पाकिस्तान के अवाम को बड़ा मायूस किया है। बड़ा अच्छा कमेंट एक कल आ गया सोशल मीडिया पे, उन्होंने कहा कि ये लोग खुद घर नहीं जाएंगे, इनको सैक करना पड़ेगा, इनको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को फायर करना पड़ेगा, ये चारों टॉप के लोग सैक टाइम इनको क्लीन अप करें। एक ने तो बड़ा अच्छा कमेंट दिया सोशल मीडिया पे, उन्होंने कहा ये वक्त है ज़र्ब अज़ब होना चाहिए पीसीबी के ऊपर। ठीक है जी, मुझे आप ये बताएं, देखिए मैं ज़र्ब अज़ब इन द अदर सेंस, मैं अब ये कह रहा हूँ, नजम सेठी साहब आपके बाहर लोग दरवाजे के बाहर एहतजाज कर रहे हैं कि यार हमारी जान छोड़ दें अपना ये शहरियार साहब, लेकिन वो कहते हैं जी मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे जिन्होंने अपॉइंट किया अगर वो भेजेंगे तो मैं चला जाऊंगा। उन्हें एहतजाज की आवाज भी आई थी या नहीं आई थी? यही तो मसला ना। इसी तरह नजम सेठी साहब जिनके बारे में वो धरनों में क्या क्या लोगों ने बातें की है, मैं ये कह रहा हूँ नजम सेठी साहब, वकार क्या हो रहा है, लोग प्लेयर आपस में लड़ पड़े हैं, प्लेयर एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं, रिपोर्ट्स जो है वो लीक आउट हो रही है। जब अपने घर में इंतशार होगा तनवीर साहब, तो हम बाहर के किसी खिलाड़ी से या बाहर की किसी टीम से कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, असल प्रॉब्लम यही है कि क्रिकेट की परफॉर्मेंस जो है टीम की अब नहीं खराब हुई। जो पिछले 3-4 सालों से हम देख रहे हैं कि इनकी कारकर्दगी बड़ी बुरी, और 3-4 सालों में जब से हमने ये बात की कि जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये कार्रवाई नहीं हुई। ना इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास टाइम है, ना इस पर कोई पैसा लगाने को
तैयार है। बात यह है कि 82 साल के हो गए हैं शहरयार साहब। सही। शहरयार साहब अगर डिलीवर नहीं कर पा रहे तो उसूली तौर पे तो उनको खुद ही कोई फैसला करना चाहिए। अब जो रिपोर्ट्स आई हैं, इतनी तकलीफदेह रिपोर्ट्स हैं जो आई हैं, जिसमें कहा गया है कि ख़राब कारकर्दगी में खुद पाकिस्तानी खिलाड़ी मुलव्वस थे, खुद मीडिया को खबरें दे रहे हैं, खुद ग्रुपिंग कर रहे हैं, खुद वो जानबूझ के बीमार हो रहे हैं और खुद ये कर रहे हैं। अब ये सूरत हाल तो दीवार पे लिखी हुई है। 3 से 4 साल का अरसा होता है एक टीम की तैयारी का। हम ये कर रहे हैं कि 1 महीने पहले वर्ल्ड कप के कहते हैं कि हमारी टीम जो है ये होगा, फलां जाएगा, फलां नहीं जाएगा। इस पे एक बहुत बड़ी सर्जरी की जरूरत है, यहाँ पे एक ऑपरेशन किया जाना चाहिए, क्रिकेट इमरजेंसी होनी चाहिए। अभी तो लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है नवाज शरीफ साहब, उनका फोकस ही नहीं है, वो शायद समझ नहीं रहे कि ये हो क्या रहा है, या उन्होंने खुद अपने आईज और ईयर्स जो है वो बंद किए हुए हैं। उनके मिनिस्टर भी कह रहे हैं उनके पास अभी टाइम नहीं है। और भाई यहाँ पे इतना बड़ा क्राइसिस हुआ है, लोग कह रहे हैं कि ये क्या मुल्क की लीडरशिप जो है ये क्या कर रही है भाई, ये क्यों नहीं एक्ट कर रही है। वजीर खेल कहता है वकार हीरो है। मुझे दूसरे टॉपिक की तरफ जाना है, नाजिया हसन साहिबा की बात करनी है, क्योंकि नाजिया हसन साहिबा क्वीन ऑफ पॉप, 10 साल की उम्र के अंदर इन्होंने अपने गाने की वजह से शोहरत हासिल की। इंतहाई नरम गो, इंतहाई शगुफ्ता शख्सियत की हामिल, सोशल एक्टिविस्ट भी रही, वकील भी रही, और कम उम्री के अंदर ही ये विसाल कर गई। हमारी एक लेजेंड है पाकिस्तान की जिनको भुलाया नहीं जा सकता। कल इनकी बर्थडे है, लेकिन क्योंकि कल हमारा शो नहीं, तो हम लोगों ने इस बात को ज़रूरी समझा कि आज उनको जो है खिराज तहसीन पेश किया जाए कि पाकिस्तान का एक सॉफ्टवेयर इमेज पैदा करने के लिए किस तरीके से उन्होंने पॉजिटिव किरदार अदा किया। उनका गाना मुलाहिजा करिएगा। ये रस घोलती हुई आवाज़ आज हम में नहीं, लेकिन इनकी आवाज़, इनकी याद हमेशा हमारे साथ रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर इमेज, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, ये पोर्ट्रे करने के अंदर एक अहम किरदार अदा करती रही। और आज भी इनके गाने जो हैं दुनिया भर के अंदर सुने जाते हैं। इवन हमारा हमसाया मुल्क भी इनके गाने लेकर रीमिक्स करता है। ये है पाकिस्तान का टैलेंट जो कि हमेशा उभरता रहेगा, चाहे जितनी ही मुश्किल सूरत हाल क्यों ना हो। हमारे आज के शो से इतना ही। हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फेसबुक और ट्विटर पर बाखबर सुबह के नाम से हम मौजूद हैं। अगले शो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ गो रहिए। हैव अ नाइस वीकेंड।